हेलो डियर कॉमर्स के प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर शुभम जोशी और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। मतलब ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अगर आपकी जगह पे स्टूडेंट होता ना तो मैं तो बड़ा खुश हो जाता। हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। तो जैसे अब 12th के बोर्ड्स नजदीक आ रहा है तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारे बच्चों को ना मुझे टेंशन आता है कि हम प्री बोर्ड्स यानी प्रीलिम्स जो होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। हम लोग को 12th के लिए भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर एक प्री बोर्ड होता है, कुछ में दो होता है, कुछ में मल्टीपल होता है। तो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द प्री बोर्ड्स, और प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना क्यों फायदेमंद होता है हमारी मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं शुभम जोशी प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूं 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इस वीडियो के माध्यम से। सो बिफोर वी गो अहेड, पॉज द वीडियो एंड डू टेल मी कि आप 12th में कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से। ठीक है, अब मेरे पास कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपसे मैं 10 से 15 मिनट लेने वाला हूं आपके, जहां पे मैं आपको ये सारे पॉइंटर समझाने वाला हूं कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे और प्रीलिम्स के अंदर हम कैसे एज करेंगे। देखो, एक अप्रोच हो चुकी है कि प्रीलिम्स में तो कुछ भी मार्क्स चलता है, प्रीलिम्स को इतना सीरियसली नहीं लिया तो भी ठीक है, प्रीलिम्स तो बस रिवीजन के लिए होता है। नहीं, प्रीलिम्स अगर हम शिद्दत से प्रिपेयर करें तो हमारी जो मेन एग्जाम है ना उसके अंदर हमको दिक्कत नहीं आती। अब इसको प्रिपरेशन कैसे करना है बता दो। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है ना। अब मान लो कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जिसको अकाउंट्स आता है बट इकोनॉमिक्स में डिफिकल्टी है, या मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जिसको इकोनॉमिक्स आता है बट अकाउंटेंसी में डिफिकल्टी होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ओसी जैसा सब्जेक्ट है, अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। सो टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर ही बच्चा जंबल करता है। ऐसा होता ही नहीं है कि सब में दिक्कत आ रही है, कोई एक स्ट्रांग होता है और कोई एक वीक होता है। और मोस्टली जो हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स का देखते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे की महारत होती है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे को बड़ा टेंशन आता है कि सर थ्योरी सब्जेक्ट करेंगे कैसे, काफी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, उनको याद कैसे करें। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, एक पेन पेपर पेंसिल लो, पेज निकालो और उस पर लिखो अपने सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स लिखने के बाद उसका इंडेक्स खोल के देखो कि आपको कौन से चैप्टर्स आते हैं, मतलब आप किसमें अपनी महारती बना चुके हो। जो जो आते हैं वो टिक करने के बाद जो जो नहीं आते आपकी नोटबुक के अंदर लिख लो। आपको समझ में आ रहा है कि भाई मेरा आउट ऑफ, मान लो कि अकाउंट्स के अंदर 10 चैप्टर है, 10 में से मेरे को 3 नहीं आते, 7 आते हैं, तो वो अपनी जो आपने जो पेन पेपर पेंसिल लिए ना, सब्जेक्ट के आगे लिखो अकाउंट्स, आउट ऑफ 10 3 नहीं आते, 7 स्ट्रांग है। इकोनॉमिक्स, अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, लैंग्वेज को भी तो फोकस करना है ना। और एक स्ट्रैटेजी बताओ क्या, लैंग्वेज पहले करके खत्म कर दो। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लेते हैं, सोचते हैं लैंग्वेज इजी है बाद में करेंगे, और होता ही है कि लैंग्वेज का पेपर ही टफ जाता है या फिर लिखने में दिक्कत आती है। तो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर आप जो भी बनाओ, सबसे पहले लैंग्वेज लिख दो, जो भी आपकी लैंग्वेज ले रखी है आपने, या आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है वो लिख दो। अब जैसे ही आप ये करोगे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हो, इसी को कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अब आपको एक गोल सेट करना है। वो गोल सेट क्या करना है कि यार मेरा इतने इतने टॉपिक्स बाकी हैं, मेरे पास इतना इतना टाइम है। मान लो कि मेरे पास 15 दिन का टाइम है, मेरे पास 20 दिन का टाइम है, जो भी है आपकी प्री बोर्ड्स को जो भी टाइम पीरियड है वो आप देखो कितना है, और देखो कि आप कैसे जो जो टॉपिक्स नहीं आते उनको दिन भर में डिवाइड करके उनको कंप्लीट करते हो। अब तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करने के लिए हमको खुद का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में कहां स्टैंड करते हैं ताकि हमें गोल सेट कर पाए। ठीक है, फिर आपने फोकस करना है रिवीजन पे, वन शॉट नोट्स पे, और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की और पीवाईक्यू की। ये वन शॉट नोट्स, रिवीजन, ये क्या होता है। देखो, वन शॉट नोट का मतलब होता है कि हम लोग ना, जब जैसे कि मान लो मैं थ्योरी सब्जेक्ट लेके बैठा हूं या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी लेके बैठा हूं, तो मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें से कीवर्ड्स देख के लिख के निकाल रहा हूं। कीवर्ड देख के लिख के निकाला, कीवर्ड देख के लिख के निकाला, कीवर्ड देख के लिख के निकाला। इससे क्या होता है, मेरी जो कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, वो स्ट्रांग होती है। और जब मैं एग्जाम में पेपर लिखने बैठता हूं तो ऐसा हो सकता है कि भाई जब एक पर्सन जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता, सिर्फ रीड करता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है। पेपर में लिखने बैठता है, फिर उसको ऐसा रियलाइज होता है कि यार ये पॉइंट तो याद आ रहा है बट इसके बाद का पॉइंट याद नहीं आ रहा।
पॉइंट तो याद है बट उसके अंदर क्या था वो याद नहीं आ रहा। ऐसी दिक्कत बहुत सारे बच्चों को बहुत बार फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप वन शॉट नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देखो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 5 साल के पेपर निकालो, क्वेश्चंस देखो क्या है, उसका आंसर देखो किताब में क्या है, और वो आंसर देख के लिखो, खुद से मत लिखना, देख के लिखना। इससे क्या होगा, आपका डबल रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी आपको याद हो जाएगी, और आपका कमांड स्ट्रांग हो जाएगा उस सब्जेक्ट के ऊपर और उस कंसेप्ट के ऊपर। और फिर आपको एक पैटर्न देखने मिलेगा, वो पैटर्न को मैं बोलता हूं प्रिडिक्टेबल पैटर्न। प्रिडिक्टेबल पैटर्न का मतलब होता है कि 5 से 6 पेपर देखने का हमको आइडिया आता है कि हर सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमको एक पैटर्न देखने मिलता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द पैटर्न इज ऑलवेज द कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज गोना रिमेन द सेम। ठीक है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी 12th के बाद की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके ऊपर फोकस करो। ये आपके लिए ऑप्शनल है भाई। अगर आपको टेंशन आ रहा है, अगर आपका बैकलॉग ज्यादा है, आपने जब खुद को इवैल्यूएट किया, आपको ये रियलाइज हुआ कि यार मैं तो बहुत पानी में हूं, तो मत करो। पर अगर टाइम है तो करो। बट फर्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, इस चीज पे होना चाहिए। अच्छा, अब आपके डेज सिर्फ सिंपली डिवाइड मत करो आपके सब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि 5-6 दिन रोज। ये फोकस होना चाहिए कंप्लीशन के ऊपर। द फोकस ऑन कंप्लीशन हार्म्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। अब इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार हम लोग सिर्फ कंप्लीशन के चक्कर में भागते हैं। कंप्लीशन के चक्कर में भागते हैं मतलब क्या, मेरे को 4 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर खत्म कर लूंगा, रात भर जाग लूंगा, 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे एक रात में, अगले दिन रात में बैठूंगा, 2 चैप्टर खत्म करूंगा, चैप्टर खत्म। नहीं, ये नहीं करना है। आप अगर ऐसे भाग के करोगे ना, तो ना आपकी कंसेप्ट ध्यान में आएगी, ना आप किसी चीज को रिटेन कर पाओगे। बस भाई मेरे पास 6 दिन है, 6 दिन को मैंने 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया, मैं रात में जागूंगा, ये करूंगा, दिन में ये करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, सुबह के टाइम में ना थियोरी सब्जेक्ट्स लो। वेन एवर यू स्टडी इन द मॉर्निंग, स्टडी बाय रीडिंग और मेकिंग नोट्स ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स, और शाम के टाइम में ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लो, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। क्यों बताता हूं, रात के टाइम में ना हमको बोर होता है, नींद आता है, और थ्योरी सब्जेक्ट जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है एक ही पेज पढ़ते पढ़ो, एक पेज 15 मिनट का पढ़ के होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हमने 1-1.5 घंटा पढ़ लिया। तो ये ना हो, इसी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले फोकस करना है शाम के टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, हम लोग एंगेज होते हैं, हमारा दिमाग चलाते हैं, है ना। चलो, तो सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग समझ में आ गया। खुद को असेस करो, कहां पे स्टैंड करते हो, देखो, लिखो क्या क्या बाकी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूंगा कि आपने कैसे करना है ना। और फिर खुद के नोट्स बना के पढ़ना शुरू करो। बस हफ्ते को, टाइम को डिवाइड मत कर लो सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ऐसा मत करो। एक टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करने का ये देखो कि आप कितनी चीजें याद कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर कंसेप्ट हमको याद हो गए और समझ में आ गए ना, तो हम किसी भी प्रकार का आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें डेली स्टडी शेड्यूल एंड टाइम मैनेजमेंट की, अब डेली स्टडी शेड्यूल एंड टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी किया यार। मैं क्या करता था ना, सुबह 7 बजे बैठूंगा, शाम को 7 बजे उठूंगा, फिर थोड़ा बहुत खाना खाऊंगा, फिर ये ना हर चीज को अनइंस्टॉल कर दूंगा, दोस्तों से बात नहीं करूंगा। ये अनरियलिस्टिक है, और ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको, रिजिड, और बहुत ज्यादा ब्रूटल है हमारे पे। अगर आप लोगों को सच में 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो रियलिस्टिक गोल सेट करो। रियलिस्टिक गोल का मतलब क्या होता है, हर सब्जेक्ट को आप 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा दो, 2 घंटे के बाद एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं 3 घंटा स्ट्रेच पे पढ़ सकता हूं, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है, तो वैसा करो। पर आपने एक शेड्यूल बना के चलना है और उसी को स्टिक करना है। आप बार बार उसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन लाओगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ये बात ध्यान में रखो आपके, ठीक है। और याद रखना मेरी बात, अगर आप एक स्लॉट बना रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसी स्लॉट के अंदर पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप बार बार अपना स्लॉट चेंज करोगे ना, तो आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि अरे कल तो इस टाइम पे मैंने आराम किया था, कल तो इस टाइम पे मैंने खाना खाया था, आज मैं इस टाइम पे ये कर रहा हूं। नहीं, आपने अगर डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे उठ के आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो 6 बजे उठ के थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। अब देखो, फोकस सेगमेंटेड स्टडी शेड्यूल बनाना है जो आपकी नेचुरल एनर्जी के फ्लक्चुएशंस के साथ मैच करे। अभी मैंने यही बोला ना, आप अगर बार बार चेंज करोगे ना, तो आपका ना ढंग से पढ़ाई नहीं होगा। अच्छा, स्टडी स्लॉट सजेशन मैं आपको देता हूं। ये देखो, 16 घंटे का रिजिड शेड्यूल बनाना नहीं है। सस्टेनेबल पैटर्न लो, 1 आवर 45 मिनट्स स्टडी को करो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, फोन वोन चला लो, वॉशरूम जाके आ जाओ, टीवी देख लो, घर वालों के साथ बकैती कर लो, टाइम पास कर लो, थोड़ी रील वील देख लो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लो, है ना।
या फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो, जो भी आपको सूटेबल होता है। और जैसा कि मैंने बताया, थ्योरी सब्जेक्ट मॉर्निंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आफ्टरनून इवनिंग, और रात को करना है रिवीजन। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे पॉसिबल है? भाई तेरे को दिन का 6 घंटा निकालना है, सिर्फ 6 घंटा। 6 घंटा निकाल नहीं सकता तू? भाई सुबह के टाइम में तू तेरा थ्योरी सब्जेक्ट ले ले कोई भी। मान ले तूने इको लिया, तूने टारगेट सेट किया कि तेरे को इको का चैप्टर नंबर 3 नहीं आता है, चैप्टर नंबर 3 आधा करना है आज, आधा करना है अगले दिन। 2 घंटे में बैठ के चैप्टर नंबर 3 को रीड करना, रीड करते करते उसके की पॉइंट के नोट्स बनाना। जैसे ही वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, तूने क्या करना है? ब्रेक लेना है। तेरे कॉलेज जाना है कॉलेज जाके, स्कूल जाना है स्कूल जाके, है ना? और फिर अगर तेरा टाइम, अगर सच में तेरे कॉलेज और स्कूल में कोई काम नहीं है, घर पे बैठ, और घर पे बैठ के क्या करेगा तू? फिर बाकी का सब्जेक्ट करना चालू करेगा, है ना? बाकी का सब्जेक्ट मतलब क्या? जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आफ्टरनून या इवनिंग में कर। भाई अगर तूने सुबह 2 से 3 घंटा दे दिया, शाम को तुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 घंटा देना है। दोपहर में मान लो कि आपने 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई कर ली, आपने 1 घंटे का ब्रेक कर लिया, 2 घंटे का रैपिड फायर रिवीजन कर लिया, आज जो जो पढ़ा है एक बार समझ लू, सारा काम हो गया। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, डू इट। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर सच में आपको अगर अभी ये 2 महीने वेस्ट नहीं करने, गेट अप एट 4 o'clock, गेट रेडी बाय 5 o'clock। गेट अप बाय 4 o'clock, गेट रेडी बाय 5 o'clock। रेडी का मतलब है स्नान करके फ्रेश होके बैठना। नींद से उठे, ब्रश किया नहीं है, आधी नींद है आंखों में, नहीं। इफ यू स्टार्ट स्टडिंग एट 5 o'clock, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, यू गेट 4 hours ऑफ स्टडिंग। आप चाहो तो जो आफ्टरनून वाला स्लॉट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी थोड़ा सुबह ले सकते हो। फिर आपको चाहिए बाहर चले जाओ, आपको चाहिए स्कूल कॉलेज जाना, स्कूल कॉलेज चले जाओ, नहीं जा रहे हो आराम कर लो। और फिर ब्रेक हो गया, खाना हो गया, फिर दोपहर में 1-2 घंटे बैठ जाओ और जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो, फिर आराम करो। फिर शाम को 5 बजे लो, 5 से 7 का टाइम ले लो। 5 से 7 के टाइम के बीच में आप लोगों ने आपका रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? आज सुबह मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 लिया, उस चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने ये कंसेप्ट देखी और मुझे इस कंसेप्ट से ये चीज समझ में आई। अकाउंट्स के अंदर मैंने, मान लो कंपनी अकाउंट्स है, मैंने उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे ये पॉइंट ट्रिकी लगा। एक काम करता हूं, 5 में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अभी फिर से सॉल्व कर लेता हूं। सुबह तो देख के सॉल्व किया था, अब शाम को बिना देखे सॉल्व करूंगा। ऐसा करने से मेरा कमांड स्ट्रांग होता है, और अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं उसका आंसर ढंग से दे पाता हूं। उसके बाद आता है चैप्टर सिलेक्शन एंड स्टडी मटेरियल। देखो, एक चीज याद रखना, मैंने ये देखा है बहुत सारे दोस्तों को मेरे करते हुए, जो छोटे चैप्टर होते हैं ना वो कर लेते हैं ये सोच के कि हो जाएगा, वेरी गुड स्ट्रेटेजी। पर इसमें तू एक चीज भूल रहा है, और वो ये है कि तेरा जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है उसको तो तूने ध्यान दिए ही नहीं। एक्चुअल में तुझे हाई वेटेज वाले चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। हाई वेटेज वाला चैप्टर खत्म हो गया, तेरे 10 चैप्टर है, 10 में से 4 चैप्टर है हाई वेटेज वाले, तो तेरा स्ट्रेस खत्म ना। तुझे ये पता है कि अगर मान ले हाई वेटेज चैप्टर में एग्जाम में 40 मार्क का आता है, तो तू 40 मार्क के लिए तैयार है ना। by studying only 3-4 chapters you are ready with 40% of your 12th board of that particular subject। तो प्रायोरिटाइज करो चैप्टर वेटेज वाइज, स्टार्ट विथ मैक्सिमम वेटेज, फिर मीडियम, और फिर लो इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में। उल्टा मत करो, एक बार का करके खत्म करो। एंड इफ यू फील दैट यू आर स्टक एट एनी चैप्टर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, या फिर आप आपके टीचर से बात करो, या फिर आप अगर स्टक हो रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड सारा जब हो जाए उसके बाद जो नहीं आ रहा तो उसके ऊपर चले जाओ, ठीक है? अच्छा, लो इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर्स को लास्ट में करना है, तो मैक्सिमम वेटेज टॉपिक के अंदर हम लोग इजी वाले पहले उठाए। अब देखो, मान लो कि 4 चैप्टर है जिसका वेटेज ज्यादा है, वो 4 में से सबसे इजी कौन सा है वो लो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्मॉलेस्ट चैप्टर, टेक दैट चैप्टर जिसका वेटेज भी है और साथ ही साथ जिसके अंदर हम लोग हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विथ ईज, ठीक है? मतलब 4 चैप्टर है, चैप्टर ए, चैप्टर बी, चैप्टर सी, चैप्टर डी, चारों का वेटेज बहुत भयंकर है। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? इसमें से वो सिलेक्ट करना है जो सबसे इजी है। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये समझ में आता है ज्यादा वेटेज वाला इजी टॉपिक खत्म हो गया। हमारा ब्रेन इजी टॉपिक नहीं समझता, हमारा ब्रेन बोलता चैलेंज था, बड़ा टॉपिक था, वेटेज ज्यादा था, हमने खत्म कर लिया। आपके माइंड में आप अपने ही माइंड को ट्रिक करोगे और साइकोलॉजिकली आपको ऐसा फील होने लगेगा
कि भाई मुझे तो आता है, अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, क्लास नोट्स है, टेक्स्ट बुक्स है, इसी को प्राइमरी सोर्स मान के चलो। आपके अगर कोई कोचिंग लगाई, आपने हमसे पढ़ा है, किसी और से भी पढ़ा है, तो वो नोट्स और टेक्स्ट बुक को रेफर करो। हाँ, एक बार ये चीज देख लेना कि क्लास के नोट्स में और टेक्स्ट बुक्स में अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो टेक्स्ट बुक को पहला प्रायोरिटी दो और रिवीजन के लिए क्लास नोट्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, अच्छा। और वही वीडियो लेक्चर्स को रेफर करो जहां पे आपको तकलीफ हो रही है। सारा ही लेक्चर देख के कर लूंगा करने जाओगे तो टाइम नहीं बचेगा। वही लेक्चर्स देखो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, या वही कॉन्सेप्ट्स देखो जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट सीक्वेंसिंग सॉरी, पहले लैंग्वेज लेके खत्म कर दो, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके खत्म कर दो। इससे आपको लगेगा कि 6 में से तो 2 सब्जेक्ट हो गए, 4 बाकी है। 4 में से हर सब्जेक्ट में 3 3 4 4 टॉपिक है जो मेरे को आते नहीं है, वो पहले करो, वो भी सबसे हाई वेटेज वाले, और हाई वेटेज वाले में भी सबसे इजी वाला टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वंस यू हैव डन दिस, देन मेक अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी लैडर फॉर द अप्रोच। अब देखो, अगर आपकी कॉलेज में 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं तो एक प्लान बनाओ सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, देखो, प्री बोर्ड जो है वो सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। आपको बस एक चीज समझनी है कि जब हम प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें आइडिया लगता है प्री बोर्ड का करते वक्त कि हमको किस सब्जेक्ट के अंदर, मैं वापस से बोल रहा हूं, हम लोगों को किस सब्जेक्ट के अंदर कहां पे प्रॉब्लम है और किसको फिक्स करना है, ताकि मेन एग्जाम के अंदर हम वो एक गुफअप ना करें। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्री बोर्ड 1 के अंदर ये गोल रखो कि आप 60% ऑफ एंटायर सिलेबस करके जाओ। 60, मतलब मान लो कि आपके सिलेबस में 100 चैप्टर है, 60 चैप्टर्स आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और ये मेक श्योर करना कि वो 60% पोर्शन का हर क्वेश्चन का आपने आंसर 100% करेक्टली दिया है। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सच में बता रहा हूं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, सच में पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा है प्री बोर्ड का दूसरा गोल, जो बचा हुआ सिलेबस है उसी को सेम तरीके से आपने करना है, और आपने जो प्री बोर्ड 1 के अंदर वीकनेसेस थी उसके ऊपर काम करना है। एक बार ये हो जाएगा तो जैसे कि आपने बड़ा चंक पहले किया, छोटा चंक बाद में किया, तो आपको ये चीज रियलाइज हुई होगी कि बड़े चंक के अंदर क्या क्या वीकनेस है उसके ऊपर काम करो। 40% को कर लिया, अब 40% के अंदर क्या क्या वीकनेसेस है उस पर काम करो। यू आर रेडी टू गो फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और एसेंशियल डेली टास्क जो है वो क्या होते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। खुद को अकाउंटेबल ठहराओ, माता पिता, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टीचर, पड़ोसी, कजिन, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ताऊजी ताईजी, चाचा, कोई 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 नहीं अकाउंटेबल है। आप अपने कर्मों के खुद करता धरता हो, और किसी पे ब्लेम, सक्सेसफुल रहोगे तो खुद पे ब्लेम, खुद को क्रेडिट दोगे कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। जब फेलियर मिलेगा तो 4 लोगों पे उंगली उठाओगे, यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। कंसिस्टेंसी रखो और खुद को अकाउंटेबल ठहराओ। नहीं किया, क्यों नहीं किया? मिल्खा भाग मूवी देखिए, वो मैच हार जाता है, खुद को मिरर के सामने खड़ा होकर चाटा मारता है। चाटा नहीं मारना है, बट खुद को यह बताना है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। और एक डेली टू डू लिस्ट बना के रखो कि भाई आज मैं क्या क्या चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं, मैक्सिमम वेटेज उस चैप्टर का क्या होने वाला है। फिर जैसे ही दिन खत्म होगा, मैंने जो जो टारगेट दिया था वो कितना कंप्लीट हुआ, क्यों इनकम्प्लीट है, उसका रीजन क्या है। ये लिखोगे ना तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको पता चलेगा कि अगले दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है वो मालूम है, क्या नहीं करना वो हम सीखेंगे। आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई। अगर आप सच में 12th बोर्ड क्लियर करना चाहते हो और प्री बोर्ड को प्रिपेयर करना चाहते हो, 60-40 में डिवाइड करो। 60% में देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर आंसर को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, हर आंसर को दो। फिर 40% जब कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि पिछली बार जो वीकनेसेस थी हमने उसको फिक्स किया है कि नहीं किया, और फिर जो 40% जो एरिया है उसके अंदर की वीकनेसेस को आप घर पे बैठ के एवेल्युएट करके फिक्स करो। And trust me when I say this, you are ready to go for your 12th board examinations, and no power in this world can fail you or lessen your score। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाओ और इसको शिद्दत से फॉलो करो, आने वाले 2 से 3 महीना, 2 से 3 महीने की बात है, 90 डेज
90 डेज है आपके पास बोर्ड के लिए, 90 से 120 डेज, नॉट मोर देन दैट। अगर आप इसको प्यार मोहब्बत शिद्दत से पालन करोगे, नहीं होगे आप फेल, और आपको जो डिजायर्ड मार्क्स है, जो आपने कमेंट सेक्शन में डाला है, रिजल्ट वाले दिन आना और देखना जो आपने डाला है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं 100% ये बोल सकता हूं, अगर आप ये करोगे ना तो आपने जो लिखा है उससे ज्यादा ही मिलेगा। बस ये करना पड़ेगा। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, एक हफ्ता किया, उसके बाद नहीं किया, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे व्हाटसोएवर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई होप आपको प्लानिंग आ चुकी है। अब आपको अगर क्लियर करना है 12th बोर्ड, कमेंट करो, मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा एवरी डे क्या करना है क्या नहीं। मेरे साथ अपडेट शेयर करो। आई विल मेक श्योर दैट आप लोग प्री बोर्ड एंड 12th बोर्ड के अंदर अच्छा मार्क्स लेके आओ। सो ऑल द बेस्ट सबको, मिलते हैं आगे। तब तक डू वॉट एवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद।